अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आवाज आ रही है सर। लास्ट टाइम मैंने एक चैप्टर का कहा था वो पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें कोई इशू तो नहीं है? बेसिकली मैनेजमेंट के टर्म्स के बारे में था कि कैसे एक अच्छा या इफ़ेक्टिव मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, फिर मैनेजर्स टू लीडर वगैरह क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकती है। तो उसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी सर, रीड आउट किया सर मैंने सर, कोई इशू नहीं है। ओके। सर लेकिन आप काइंडली वो भेज देंगे, अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर का लिंक भेज देंगे, हाँ जी, वो क्योंकि मैं उससे शेयर ना शेयर सर कर दूंगा। काफी, ठीक है। ठीक है। जिससे जैसे पहले आपने शेयर किया था ना, तो क्योंकि ना उससे ज्यादा वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाता है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली याद हो जाता है एक तरह का। ओके जी, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7, मैनेजिंग रिस्क। सबसे पहले तो किसी भी मैनेजर के लिए। सर हाँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मैंने ये पूछना था कि चैप्टर नंबर 5 भी सर हमारा इंक्लूड होगा। हाँ जी, होगा। चैप्टर नंबर 5। जी। ठीक है। और सर बुरा नहीं मानेगा, मैंने ये भी पूछना था कि पेपर हमारे कब तक है एक्सपेक्टेड। डेट पर कोई फाइनल डेट नहीं हुई। उम्मीद है कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई या 15 जुलाई तक होंगे। ठीक है सर, बस सर ये पूछना था। थैंक यू सर। ओके जी, व्हाट यू पीपल थिंक, व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? क्यों ज़रूरी है रिस्क मैनेज करना, या रिस्क असेस करना, या रिस्क आइडेंटिफाई करना? कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता? सर मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा। सर इसमें जो है ना, रिस्क क्यों होना चाहिए। रिस्क इसलिए होना चाहिए सर, क्योंकि इससे ना हमें हाईली प्रॉफिट भी मिल सकता है। मतलब उसमें प्रॉफिट के चांसेस भी नहीं, हो सकते ये हैं, क्योंकि उस रिस्क की, जैसे कि आपने बताया ना। अब उस रिस्क की बात नहीं हो रही। जी सर। बेसिकली अगर आपने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस कौन से जी रिस्क सर। हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अनसर्टन कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, जिस तरह कोरोना आ अच्छा, गया। मतलब इस तरह के रिस्क हो सकते हैं। जी सर। लॉकडाउन हो गया, उसमें सारी मार्केट्स भी बंद हो गई, इवन के लेबर वगैरह हर चीज़ बंद हो गई। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हुआ क्या कि उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज कर गई, उसका जो टाइम था वो भी डिले हो गया। जी और सर। इसमें जो आपने लेबर वगैरह की शॉर्टेज हो गई। तो इस तरह के जो डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, या एक मैनेजर को रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर पे। अब किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वो प्रोजेक्ट है, तो उसमें डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकते हैं। किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकते हैं। कोई मोटरवेज बननी है तो उसमें डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकते हैं। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो आम तौर पे क्यों करना चाहिए रिस्क मैनेज? वो इसलिए करना चाहिए कि अगर प्रोबेबल सारे जो अनसर्टन सिचुएशंस हैं या चीज़ें हैं, वो उनको तो नहीं असेस किया जा सकता, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको असेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो उसमें इस तरह का रिस्क हो सकता है कि जो आपका कस्टमर है वो स्कोप चेंज कर दे, या वो कहे जी मुझे अब इसमें ये वाली चीज़ें भी ऐड कर दें। तो ये एक रिस्क हो सकता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो आपका कस्टमर है उसके साथ किस तरह की डीलिंग है। अब वो जितना काम हो चुका है
ये डिपेंड करता है कि रिस्क किस तरह का है। आया कि पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज करना है, जितना उस पर काम हो चुका है, जितनी लेबर या जितना भी उस पर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कॉस्ट उसकी आ चुकी है, तो वो किसने बेयर करनी है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के ऊपर या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो बारगेनिंग वगैरह की है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस नेचर का है और उस पर किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जिन लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा तो वो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर शॉर्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने जो बजट बनाया है, जो आपकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें रॉ मटेरियल वगैरह है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। तो इस तरह की जो रिस्क होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो वो हम देखेंगे सबसे पहले कि रिस्क होता क्या है, रिस्क की टाइप्स क्या हैं, फिर रिस्क को असेस कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, फिर रिस्क को असेस कैसे किया जाता है। और फिर अगर आप रिस्क असेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें आइडिया हो जाता है प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले कि ये तरह इस तरह के रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं रिस्क। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज एन अनसर्टन इवेंट और कंडीशन दैट if it occurs has a positive or negative effect on project objectives। तो रिस्क के नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं या पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? सर पॉजिटिव में अगर हम देखते हैं तो ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे आपने अभी कहा कि बिल्डिंग बना रहे हैं हम, बिल्डिंग के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हो सकता है उसकी प्राइसेस मार्केट में कम हो जाए हाँ, और तो हमने इस अंदाजा तरह लगाया हो कि आपको ज्यादा है। रिस्क जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो इसी सकता तरह है। से नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बात की कि लॉकडाउन हो गया। अब देखें, जी सर। लॉकडाउन पहली दफ़ा जब हुआ था तो किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन होना है नहीं होना, वायरस क्या है, किस तरह का लॉकडाउन होना है, लॉकडाउन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जानी है। जबकि जब एक दफ़ा आ गया तो फिर कुछ लोगों को आइडिया हो गया कि अब अगर दोबारा से लॉकडाउन आता है तो हमने क्या करना है। अब इस तरह के रिस्क को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमें सीमेंट चाहिए और हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन हो जाए, तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप सीमेंट लेके रख लें। आप इस तरह का रॉ मटेरियल वगैरह लेके रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है फिर? A proactive attempt to recognize and manage internal events and external threats that affect the likelihood of project success। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर असेस करेंगे कि वाकया ही ये रिस्क हमें कितना इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वहाँ पे इस तरह का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। आप ऐसी जगह पे बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पे रेयर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर उस इवेंट का इम्पैक्ट क्या है। तो इन चीज़ों को बेसिकली कहते हैं कि कैसे मैनेज करना है आपने। सबसे पहले तो इंटरनल इवेंट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें इंटरनल इवेंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इस तरह के इवेंट्स आ जाते हैं, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जो कि कोई मेन लीडिंग उसमें है, रोल में है, या इस तरह का कुछ हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो सर ये जाता भी है। हो सकता है कि एम्प्लॉयज कहें कि हमारी जो है ना ये पैकेजेस इंक्रीज करें, अदरवाइज हम मतलब काम नहीं करते। क्या ये भी रिस्क में आ जाएगा फिर? हाँ, तो ये भी रिस्क में आ जाएगा ना। ये बेसिकली जी वो इस स्ट्राइक्स करेंगे स्ट्राइक्स कर पैकेजेस। लेंगे, इसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, और जी सर। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं? आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या आपका कंपेटिटर उस तरह की चीज़ ले आता है जिस तरह की चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, तो ये कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स हो जाते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट की, या ऐसा हो सकता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो मार्केट में आपके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं वो परचेज कर लेता है, बहुत ज़्यादा आपको मिलते नहीं हैं। तो इस तरह के एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। ओके, व्हाट कैन गो रॉन्ग रिस्क इवेंट? तो क्या हो सकता है, किस तरह का रिस्क हो सकता है? सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू मिनिमाइज अ रिस्क इवेंट्स इम्पैक्ट कंसिक्वेंस।
अब रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोबेबल रिस्क इस तरह का हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट कितना कम से कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डिफरेंट कंटिजेंसी प्लान्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने बात की कि लॉकडाउन पहली दफ़ा हुआ तो नहीं पता चला, लेकिन अब आइडिया है कि कोरोना वायरस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वो है थ्रेट कर रहा है लोगों को, अभी भी लॉकडाउन हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि क्या लॉकडाउन किस तरह का होगा, कितना हो सकता है, स्मार्ट लॉकडाउन होंगे, क्या होगा, गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो हम रिस्क जो पहले शायद हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल अनसर्टन चीज़ थी, अब हम चूंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, उस चीज़ से वास्ता पड़ा है, तो हम सीख गए हैं, तो उस तरह के रिस्क को हम, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट कैन बी डन बिफोर एन इवेंट अकर्स। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि ये रिस्क हो सकता है, अब हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया जी बारिश होनी है, वेदर जो परसेप्शन या आपकी जो कैलकुलेशन है वो बता रहे हैं कि जी बारिशें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अब आप ले सकते हैं इस तरह के स्टेप्स कि आपका जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको आप कहीं किसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, या जो आपने चीज़ बनाई है उसके ऊपर कोई चीज़ कवर कर दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेप्स लेके रिस्क जो है उसकी जो उसका इम्पैक्ट होना है या होने में जो इफेक्ट करना है, उसने जो हमें जो थ्रेट करना है उसको ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट टू डू व्हेन एन इवेंट अकर्स, जब वो इवेंट सर होगा। फिर सॉरी सर, पूछना था, अगर से फॉर एग्जांपल हम कि कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपने कहा ना कि रिस्क का हमें पता चल जाए, फॉर एग्जांपल के जैसे कोरोना वायरस का हमें पता है कि मतलब ये अब चल रहा है, तो हम इस हवाले से अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका सारा हम रॉ मटेरियल लेके रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मतलब ताकि हम ये ना हो कि इन फ्यूचर में हमें फिर मुश्किलात पेश आए, तो ऐसे रिस्क को फिर क्या कहेंगे, या वो हमारा पॉजिटिव रिस्क में आ जाएगा? नहीं, देखें, आप तो रिस्क के अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं ना, कि एक रिस्क हो सकता है उसको हम ओवरकम करने के लिए आप प्लान कीजिए, तो ये रिस्क नहीं है। हाँ, इसके अंदर भी रिस्क हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लेके रख लिया आपने और उसके बाद यस सर। वो मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ये भी एक रिस्क है। तो जब आपने मटेरियल लेना है तो उस वक्त भी तो आपने रिस्क असेसमेंट करनी है कि हमने कितना मटेरियल लेना है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। आपने ये भी देखना है कि आया कि इसकी प्राइजेस जो हैं वो कम हो जाएं, हम अभी ले लें या कम हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, जो भी स्टेप लेना है उसके उसमें क्या रिस्क है वो भी आपने देखना है। ठीक है। ठीक है उसके यस सर। बाद जब वो इवेंट हो जाता है, जो भी अनसर्टन चीज़ है, तो उसमें कंटिजेंसी प्लान जो आपने बनाए हैं वो फिर प्लान हमने एग्जीक्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए प्लान ये बनाया था कि हम जो बिल्डिंग है उसको कवर कर देंगे, बट जब बारिश आई, बट बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, तो उसमें वो जो हमारा प्लान था, ये हमने कहा था कि जो हम कवर करेंगे वो भी उस काबल नहीं है, तो फिर हम बी प्लान या सी प्लान की तरफ चले जाते हैं। तो जो कंटिजेंसी प्लान है हम उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर एक इवेंट हो गया है तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कम से कम कर सकें। एक मिनट। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ओके जी, उसके बाद है कि रिस्क इवेंट्स का ग्राफ क्या है, कहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, उसके अंदर रिस्क कहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, कहाँ पे कम हो सकते हैं, फिर किस स्टेज पे रिस्क की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। ये जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले डिफाइनिंग प्लानिंग है, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग है, उसके बाद डिलीवरिंग है। ये तीन तरह की स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले रिस्क की अक्रेंस के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं, शुरू में ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर शुरू में रिस्क अक्कर हो जाता है तो उसकी कॉस्ट कम है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं या उसको कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है और शुरू में ही आपको पता चल गया, आपका जो कस्टमर है वो कहता है नहीं हमारा ये
स्कोप चेंज कर दें आप, या हमें ये चीज़ नहीं ये चाहिए, तो शुरू में उस पर कम एक्सपेंस आए हैं, कम इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसको अगर शुरू में अगर आप चेंज कर देते हैं तो रिस्क की कॉस्ट कम हो सकती है। अगर आपका कस्टमर चीज़ एंड पे है, आप डिलीवर करने वाले हैं और फिर आगे कहता है कि नहीं हमें ये नहीं ये चीज़ चाहिए, या मार्केट में लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो जो रिस्क है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है या कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में रिस्क किस तरह से अकर होता है और कितनी वो कॉस्टली हो सकता है, तो ये इसमें है कि शुरू में रिस्क की अकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि अगर बात करें कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पास है तो वहाँ पे रिस्क की अकरेंस के चांसेस कम होते हैं, बट वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, जबकि शुरू में रिस्क जो है वो कम कॉस्टली होता है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। समझ आ रही है? और किसी की आवाज़ नहीं आ रही? सर जैसे कि आपने अभी बताया कि मतलब शुरू में जो है रिस्क की मतलब वो कम होती है अगर मतलब कास्ट कम हो तो। नहीं, हेलो। जी सर। पूछें क्या पूछ रहे हैं आप? जी सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने ये जो ग्राफ मतलब बताया इसके बारे में, आपने कहा है कि स्टार्टिंग में मतलब रिस्क की मतलब रिस्क की कमी होती है मतलब नहीं, कि जब कास्ट कम हो स्टार्टिंग में तो रिस्क की कमी नहीं होती, स्टार्टिंग में रिस्क आने के चांसेस ज्यादा ज़्यादा होते हैं। होते हैं, क्योंकि हमें जी पता नहीं होता चीज़ों का। पाँच दफ़ा बिल्कुल पता नहीं होता। जिस तरह कोरोना वायरस, इस तरह के इवेंट्स या अनसर्टन चीज़ें होती हैं, उसके ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि हमारी एक जो भी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं या बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जी उसमें सर। स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, या उस तरह से हमें पता आइडिया नहीं होता। जब हम कंप्लीशन के नज़दीक जाते हैं तो फिर हमें पता चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है लेबर के साथ डील करते हुए, हमारा जी सर, एक्सपीरियंस हो जाता है मतलब मार्केट पता का। चल जाता है हाँ, कि कस्टमर मार्केट का कहाँ पे हमें पता चल सेटिस्फाइड हो जाता है। रहा है। तो जो रिस्क है वो शुरू में उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ज्यादा शुरू होते हैं। में अगर रिस्क आ जाए तो उसको ओवरकम करने के, उसको कवर करने की कॉस्ट कम होती है, जबकि जी सर, कंप्लीशन के नज़दीक रिस्क आने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर आ जाए तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो कॉस्टली होता है। समझ आ गया सर। इस बाकी तरह से लोगों हम की, कह सकते हाँ हैं कि हाँ, उनके ऊपर हमारी जो कॉस्ट जो है वो लग रही होती है, दूसरे एक्सपेंडिचर भी हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो हमारे जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे उसी में, क्योंकि हमारा क्योंकि रिस्क है, अगर हमारा उसका हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो तो फिर हमारा कॉस्टली हो जाएगा प्रोजेक्ट, यही इसमें हो रहा है ना। हाँ कॉस्टली हो सकता है, लेकिन उसकी फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो हमने देखनी है कि आप इस तरह के रिस्क को आपने मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, आप राइट। इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। हाँ फॉर जी। एग्जांपल, बिल्कुल। आप कहते हैं कि जो हमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, आप कहते हैं कि अगर ये ख़राब होगी चीज़ तो आप ही इसको रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एयर कंडीशन लगाया हुआ है जहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्ट टीम काम करती है, तो जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप कहते हैं कि अगर ये ख़राब होता है किसी भी वजह से तो आप इसको रिपेयर करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे रिस्क को कम कर देती हैं, हम रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही बेसिकली टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है कि जो रिस्क हो सकते हैं किसी भी स्टेज पे, उसको उसके उनके कंसिक्वेंस को, उसके आउटकम्स को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। रिस्क की वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के टाइम पे भी तो इफेक्ट हो सकता है ना, बिल्कुल हो कि सकता वो है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ तीनों जी। तीनों चीज़ों पे हो सकता है। जिस तरह हम बात करते हैं या- टाइम की, कॉस्ट की, ये सारी चीज़ें हाँ जो हैं जी। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। वही चीज़ें हमने बिल्कुल। देखनी है। बेसिकली अगर डिले होता है तो डिले की कॉस्ट भी तो है ना, ठीक जी है। जी बिल्कुल, हाँ जी, सही बात है, ओके, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बेनिफिट्स। अब रिस्क मैनेजमेंट अगर कर लिया जाए तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? अ प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव अप्रोच। अगर आप प्रोएक्टिवली ये चीज़ें कर लेते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट अपने कंटिजेंसी प्लान्स ले आते हैं, तो आपके पास उस वक्त जब रिस्क आएगा, अकर होगा, जब कुछ चीज़ आए, अनसर्टन चीज़ हो जाएगी, तो आपके पास उसके अगेंस्ट जो है वो प्लान्स होंगे, आप उनको एग्जीक्यूट करके उस रिस्क की जो कॉस्ट है या उसका जो इफेक्ट होगा, हमारे इन्फ्लुएंस होगा हमारे प्रोजेक्ट पर, उसको कम से कम कर सकते हैं। तो जो रिस्क है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स कि आपने टाइम से पहले
प्रोएक्टिवली चीज़ों को कैलकुलेट करना है, रिस्क को कैलकुलेट करना है, फिर उसके इम्पैक्ट को करना है, ना कि ये एक रिएक्टिव अप्रोच है कि जब एक चीज़ हो जाए तो उसके बाद आप देखें अब ये चीज़ हो गई है, अब लॉकडाउन हो गया है तो अब हमने क्या करना है, अब बारिश हो गई है तो अब हमने क्या करना है। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें आप पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट से चेक करते हैं, फिर उसको अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट प्लान्स जो है वो लेके आते हैं। इट रिड्यूसेस द सरप्राइजेज एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। तो रिस्क अगर अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो आपको सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे और उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेज भी कम होंगे। परहैप्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्क। तो इसी तरह से जिस तरह हमने बात की कि प्रोजेक्ट्स के पॉजिटिव भी हो सकती हैं साइड्स, तो अगर आपने प्रॉपर्ली रिस्क असेस किया है, आपने रिस्क असेस किया कि प्राइजेज जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, अब आपको पता चल गया कि प्राइजेज जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, अब आप इसको बड़ा क्रिटिकली देखेंगे कि कब प्राइजेस कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं अपने रॉ मटेरियल की, तो जब कम होंगी तो आप उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर द फ्यूचर। तो फ्यूचर का जो कंट्रोल है आपको पता होगा जी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी चीज़ें, आप रिस्क को कम जो है ओवरकम कर लेंगे, तो इससे कॉस्ट को भी आप काबू में रख सकते हैं और जो डिले वगैरह है, टाइम जो है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। It improves the chances of reaching project performance objective with budget and on time. तो ये अगर आपने better risk management की तो it will help you to reach or deliver the project on time and complete within the budget. तो आप इसको टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस जो है वो कम से कम हो सकते हैं। उसके बाद है जी द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। किस तरह से चलता है जी ये प्रोसेस। नंबर 1, स्टेप 1, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच टाइप्स ऑफ रिस्क मे अकर इन आवर प्रोजेक्ट। एनालाइज अ प्रोजेक्ट टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिस्क। तो अब ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, तो उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करते हैं या डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हुए डिफरेंट जो मेन एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे आप मीटिंग कर लेते हैं, उनके साथ जिस तरह डेल्फी टेक्निक या इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोबिंग कर लेते हैं कि किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप कुछ लिस्ट बना लेंगे कि इस तरह का रिस्क हो सकते हैं, तो रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेप 2 है रिस्क असेसमेंट। तो अब यहाँ पे न्यू रिस्क भी आ सकते हैं। असेस रिस्क इन टर्म्स ऑफ सेवेरिटी ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अब आपने असेस करना है कि रिस्क किस तरह का है और उसका कितना इम्पैक्ट है। लाइकलीहुड ऑफ अक्रंस, एक रिस्क के होने के कितने चांसेस हैं और आपकी कंट्रोलेबिलिटी उस पर कितनी है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है द रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। अब आपको पता चल गया कि किस किस तरह के रिस्क हो आ सकते हैं, उनके चांसेस क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो उनके अगेंस्ट फिर आप रिस्क रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि अगर एक रिस्क होता है तो उसका हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। डेवलप अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द पॉसिबल डैमेज। आप फिर स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरह से आप जो रिस्क की डैमेज है, जो वो डैमेज करेगा उसको हम कैसे ओवरकम या कम से कम रख सकते हैं। डेवलप कंटिजेंसी प्लान्स, फिर हम डिफरेंट प्लान्स क्या रखेंगे ताकि अगर रिस्क हो जाता है तो हम उसको ओवरकम कर सकें। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। स्टेप 4 है जी रिस्क रिस्पॉन्स कंट्रोल। अब आपने रिस्क के जो प्लान्स डेवलप किए हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें इम्प्लीमेंट रिस्क स्ट्रेटजी है। सबसे पहले तो आपने जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई हैं रिस्क को या उसके डैमेज को कम से कम करने के लिए, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके पास उसका स्टाफ है, फॉर एग्जांपल बारिश होगी तो आपके पास इतने लोग होंगे कि अगर आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है जी हमने कवर कर देना है तो उतनी जल्दी से उसको कवर कर लेंगे। आपके पास उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने प्लानिंग की है। उसके बाद मॉनिटर एंड एडजस्ट प्लान फॉर न्यू रिस्क। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जिस तरह मैंने बात की थी कि हम रॉ मटेरियल लेके रख लेते हैं, अब रॉ मटेरियल लेने में भी रिस्क हो सकता है, तो इस तरह के जो न्यू रिस्क आ सकते हैं उसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे देखा गया है। उसके बाद है चेंज मैनेजमेंट। तो ड्यूरिंग ये सारा जो प्रोसेस है उसके आपने अपनी मैनेजमेंट की अप्रोचेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है या अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में आ जाती हैं। क्लियर है सर? ये जो जी सर। बैक पे चलिएगा सर। हाँ हाँ बोले।
सर ये जो साइड पे पिंक एरोज है, न्यू रिस्क लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप पे, फिर थर्ड पे न्यू रिस्क लिखा हुआ है, फोर्थ पे भी लिखा हुआ है, इनका सर क्या मतलब है कि ये इनको हम देखिए जब ना, बना रहे हैं? न्यू रिस्क जब होगा तो आप फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल दोबारा फर्स्ट आप स्टेप पे चले जाएंगे? वापस चले जाएंगे, फिर प्रोसेस दोबारा चलेगा। नया ठीक रिस्क हो आ गया। गया ना, तो हाँ उसका जी, हाँ इम्पैक्ट जी। देखेंगे, उसकी सिवियरिटी देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम्म, कोई नया रिस्क आ गया। अब आप कहते हैं सही जी है। हमने बारिश होगी तो कवर कर देना, अब उसमें भी रिस्क हो सकता ठीक है। है सर। ठीक है, तो हम्म, अब वो जो नया रिस्क है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका सही। इम्पैक्ट चेक करेंगे। ठीक है, हम्म, सही। यानी कि सर एक रिस्क की असेसमेंट करते हुए अगर कोई और हमारे पास नया रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर हमने स्टार्ट से उसको दोबारा करना है। बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद है मैनेजिंग रिस्क। स्टेप 1 क्या है, अब वही डिटेल इधर आ रही है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जनरेट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्क थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क प्रोफाइलिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डिफरेंट लोगों से, रेलेवेंट लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी रिस्क की प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। मीन के उस रिस्क को आप उसकी प्रोफाइल बना लेते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी सिवियरिटी क्या है, किस तरह का रिस्क है, कितना हमें डैमेज कर सकता है। जिस तरह उसने कहा कि मैक्रो रिस्क जो है वो पहले आएंगे, देन स्पेसिफिक इवेंट्स के जो माइनर से रिस्क हो सकते हैं उसको आप अगर लिस्ट बनाएंगे, देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि ये रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हमें डैमेज कर सकता है। फिर उसके अगेंस्ट उसी तरह की आप जो है वो प्लानिंग और चीज़ें लेके आएंगे। उसके बाद है जी रिस्क असेसमेंट। स्टेप 2, सिनेरियो एनालिसिस फॉर इवेंट प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। आप सिनेरियो एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस रिस्क के होने के कितने चांसेस हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, कितनी हमें वो डैमेज कर सकता है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स है, फिर हम रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट की सिवियरिटी कितनी है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फिर उसके बाद फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो रिस्क असेसमेंट के दौरान हम यूज़ करते हुए रिस्क को असेस कर सकते हैं, उसकी सिवियरिटी को असेस कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को या उसके डैमेज को कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है, फिर हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं रिस्क का कि ये होने के चांसेस भी हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें और उसके अगेंस्ट फंड भी रख लें, सारी चीज़ें कर लें, बट उसके चांसेस ही नहीं है, बारिश होती नहीं है और हमने ये कोशिश ही नहीं की ये जानने की कि इस रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो 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 हमने प्लान्स बनाए थे, जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट करके रखे थे, उसमें भी रिस्क हो सकता है या वो भी हमें नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें फिर हम डिसीजन ट्रीज और नेट प्रेजेंट वैल्यू को देखते हुए अपना वो देखते हैं कि इस रिस्क का सिवियरिटी क्या है, हमें डैमेज कितना कर सकता है, और हमने इस रिस्क का इम्पैक्ट देखते हुए फिर डिसीजन करना होता है कि हमने इसके अगेंस्ट कौन सा प्लान करना है, कितने हमने फंड्स रखने हैं, कंटिजेंसी प्लान्स क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है इसमें। उसके बाद सेमी क्वांटिटेटिव सिनेरियो एनालिसिस है। इसमें भी हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उसमें लोगों से फिर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिवली डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए, और फिर हम उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट, ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स में, रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, तो हम उनसे इस तरह के सिनेरियो करके क्रिएट करके डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि एक जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और कितना इम्पैक्ट कर सकता है। लोग आपको बताएंगे कि पिछले प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ था, बारिश हुई थी, उसने हमें इतना डैमेज किया था। फिर हमें वहाँ से आइडिया हो जाता है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद है द रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जिस तरह वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इस तरह रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। ये हेल्प करता है कि हम डिफरेंट उसमें पॉइंट्स में जो हमारे उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि मार्केट, फॉर एग्जांपल कस्टमर की साइड पे कौन से रिस्क हो सकते हैं, वेदर कितना हमें रिस्की हो सकता है हमारे लिए, फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं। इस तरह चार उसमें वो डिवाइड करता है उसको, टेक्निकल साइड्स, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टेक्निकल साइड्स में क्या है, एक चीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो चेंज हो जाती हैं या नहीं होती, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरफेरेंस क्या है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। उसके बाद एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो हमें धोखा दे सकते हैं, रेगुलेटरी जो है गवर्नमेंट के रूल्स, टैक्सेस वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह हम रिस्क को बेहतर तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस साइड पे कितना रिस्क हो सकता है। उसी तरह से फिर हम उसकी सिवियरिटी और उसका इम्पैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्लियर है?
जी यस सर सर। समझ आ रहा है सर। ओके, उसके बाद है जी पार्शियल रिस्क प्रोफाइल फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि इस तरह के रिस्क को हमने देखा है कि नहीं देखा। फॉर एग्जांपल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं आर द रिक्वायरमेंट स्टेबल, तो हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे या असेसमेंट कर रहे होंगे तो हम उस पर देखेंगे और उसको चेक करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा आपकी पूछिए। आवाज नहीं समझ आ रही, कट कट के आ रही है आवाज। बाकी लोगों को भी आवाज कट के आ रही है? नो सर, आवाज क्लियर है। इशू है, ठीक आ रही है सर आवाज। अब ये कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं। तो अब डिफरेंट लोगों को कहीं पे इशू है कहीं पे नहीं, तो आई थिंक सर हाँ आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है मैम। ये नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप कोशिश करें, अगर समझ नहीं आती तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ये डिफरेंट रिस्क की प्रोफाइल है। आप डिफरेंट ये इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप प्रिपेयर हैं या आपने उसके लिए कोई प्लानिंग की हुई है कि नहीं हुई। फॉर एग्जांपल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को आप देखते हैं, डिज़ाइन को देखते हैं, टेस्टिंग में कोई इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता, डेवलपमेंट फेज में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, फिर बजटिंग में हो सकता है, हाउ रिलायबल आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स, ये आपने देखने हैं कि आपने बजट तो बना लिया बट जहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, जहाँ जिन लोगों ने डेटा दिया है कि बजट इतना इतना रख लें, वो रिलायबल है कि नहीं है। अब एक बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है बजटिंग का, वो आपको बता देता है जी इतने मिलियन जो है वो फलां चीज़ के लिए रख लें, तो आप रख के बैठ जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है जी आपका बजट कम हो गया है या बजट ज़्यादा सरप्लस में बहुत ज़्यादा चला गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी रिस्क का बायस बन सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी defined conditions for impact scale of risk on major project objectives। अब ये डिफरेंट स्केल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कितना हो सकता है, ये कितनी सेवेरिटी है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट है, इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज कब होगा? अगर लो तब होगा अगर लेस देन 10% है। अगर मॉडरेट इम्पैक्ट उसका होगा अगर वो 10 to 20% इंक्रीज कर जाती है। हाई कब होगा? जब 20 to 40% इंक्रीज कर जाती है। और वेरी हाई कब होगा? जब कॉस्ट आपकी 40% से इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह से टाइम है, ठीक है, लेस देन 5% है तो ये लो रिस्क है। मॉडरेट कब होगा? 5 to 10% इंक्रीज कर गया। अगर मोर देन 20% हो जाता है तो ये हाई रिस्क है इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसी तरह स्कोप है और क्वालिटी है। तो इस तरह से हम जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है और इसकी सेवेरिटी को जज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट फॉर्म। फिर जब आपने रिस्क असेस करना है तो उसका फॉर्म है, उसको आपने देखते हुए कि इसकी सेवेरिटी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, रिस्क कब पेयर होगा, तो वो हम इसके जो है वो डेटा कलेक्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखें रिस्क इवेंट है, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम में हो सकता है, सिस्टम फ्रीजिंग हो सकता है, यूजर बैकलैश हो सकता है, हार्डवेयर के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब लाइक्लीहुड क्या है? इंटरफेरेंस अच्छा हमारा सेशन जो है वो एक्सपायर हो रहा है, आप काइंडली दोबारा से इसको ज्वाइन करें और फिर हम चैप्टर खत्म करते हैं। सर ये यूजर बैकलैश क्या होता है? अब यूज़र जहाँ पे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है वो यूज़र उसके जो है वहाँ पे वो आपको कोई रिक्वायरमेंट बता देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी एक रिस्क हो सकता है। हमने किसी के लिए यूज़र के लिए एक चीज़ बना दी है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है, हमें दोबारा से चीज़ें एग्जीक्यूट करना पड़ सकती है।